डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट के अंदर भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उनके बारे में, जिसमें अपन ने चीन पाकिस्तान के साथ जो भारत के संबंध हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और अभी अपना जो चल रहा है वर्तमान के अंदर वो चल रहा है भारत नेपाल के संबंधों के बारे में। इसमें भी अपन ने पिछली कुछ कक्षाओं में पढ़ा था, जैसे कि अपन ने नेपाल के साथ भारत के प्रारंभ में कैसे संबंध थे उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद किस प्रकार से उसके अंदर एक प्रकार से गलत फहमियों की वजह से किस प्रकार से भारत और नेपाल के मध्य में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, और साथ में ही चीन ने भारत पाक के आंतरिक मामलों में अपन कह सकते हैं किस प्रकार से हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उनके बारे में भी पढ़े चुके हैं। साथ में ही अपन ने नेपाल के अंदर जो राणा वंश के शासकों का जो शासन रहा उनके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं। और राणा वंश के शासन की समाप्ति अर्थात राजशाही शासन की समाप्ति के बाद जब 28 मई 2008 को एक प्रकार से संसदीय लोकतांत्रिक पथ निरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना होती है नेपाल की, और एक नए सिरे से इस राष्ट्र का संचालन संचालित होता है। उसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ा था कि जब अपने देश के वर्तमान जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब ये प्रथम बार सत्ता में पहुंचे थे पूर्ण बहुमत के साथ 2014 में, तो उस समय भी ये प्रधानमंत्री बनते ही 3-4 अगस्त 2014 को एक नेपाल का आधिकारिक दौरा किया था, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं, जिसमें पहले पढ़ भी चुके हैं अपन। वहाँ के संविधान को एक प्रकार से सराहना किया था, और साथ में ही वहाँ पर मोदी ने वहाँ की जो विधायिका है उसको संबोधित भी किया था। और वहाँ पर एक मंदिर है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, वहाँ पर लगभग 2500 किलो चंदन भी भेंट की थी। काठमांडू दिल्ली के मध्य में जो बस सेवा है उसको भी शुभारंभ किया था पशुपतिनाथ एक्सप्रेस से। और उसके साथ ही उन भारत का एक सबसे उन्नत हल्का जो हेलीकॉप्टर है मार्क 3 वो भी एक प्रकार से नेपाल को सुपुर्द किया था। इन सब के बारे में अपन पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं भारत नेपाल के संबंधों में। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मधेसी आंदोलन होता है नेपाल के अंदर जब नया संविधान बन जाता है उसके बाद, और उसके बाद भारत नेपाल के कैसे संबंध रहते हैं, यानी कि मधेसी आंदोलन और इधर भारत नेपाल संबंध। क्योंकि मई 2008 से राजशाही शासन की समाप्ति के बाद नए संविधान बनकर एक संसदीय लोकतांत्रिक राष्ट्र की वहां पर स्थापना तो हो जाती है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा वर्ग था मधेसियों का, उनको उस सत्ता में कह सकते हैं या सरकार में या संविधान में उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया नेपाल के अंदर, जिनकी संख्या लगभग 50% से अधिक है। और ये जो मधेसी हैं ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं गरीब तबके के लोग, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देने की वजह से जो नेपाल सरकार उनके मध्य में और मधेसियों के बीच में बड़ा आंदोलन हो गया था। और उसके बाद में भारत नेपाल है उसके साथ कैसे संबंध रहे उनके बारे में अपन देखते हैं। यानी कि जो नेपाल के जो नेता हैं उन्होंने भारत सरकार के विचार विमर्श किए बिना जो एक नया संविधान तो लागू कर दिया था, लेकिन जो ये संविधान बनाया था उसमें मधेसियों को अपन कह सकते हैं कि न्याय संगत स्थान प्राप्त नहीं था। क्योंकि अपन सब जानते हैं, ऐसे अपन मैप में देखते हैं तो ये नेपाल है, इधर ये यूपी और बिहार का क्षेत्र लगता है, तो इस क्षेत्र के सहारे सारे ये नेपाल हो गया इधर, और ये इधर हो गया भारत। तो ये जो भारत का बिहार और उत्तर प्रदेश का जो मैदानी प्रदेश पड़ता है जिसको अपन तराई प्रदेश के नाम से जानते हैं, इस प्रदेश में लगभग 50 किलोमीटर
चौड़ी पट्टी में इन मधेशियों का जमावड़ा है। यानी कहने का मतलब ये मधेशियों का जो निवास स्थान है ये भारत के सीमावर्ती इलाकों में है, जो तराई प्रदेश है, बिहार उत्तर प्रदेश से लगने वाला इलाका है। और इसमें नेपाल की है वो लगभग 50% आबादी, अर्थात आधी आबादी इन मधेशियों की है। लेकिन जो नया संविधान बना था उसके अंदर जो नेपाल की सत्ता आई थी वो आई थी नेपाल की सत्ता नए संविधान के अनुसार ब्राह्मणों के पास, क्षत्रियों के पास, और जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो समृद्धशाली पहाड़ी इलाके का जो परिवार था उनके हाथों में यह सत्ता आई थी, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला था, या अपन कह सकते हैं उनके हाथ में सत्ता कायम थी। जबकि जो मधेसी थे, जो भारतीय मूल के, जो इधर उत्तर प्रदेश और बिहार में मैथिली भोजपुरी हैं और अवधी बोलने वाले पिछड़े अपन कह सकते हैं दलित समाज का जो ज्यादा प्रभुत्व है, उनको इसमें जो नेपाल की सत्ताधारियों ने उनके साथ भेदभाव किया और संविधान में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न देकर उनके साथ एक प्रकार से अपन कह सकते हैं दुर्व्यवहार किया था, उनके अधिकारों का हनन किया था। और नए संविधान में पहाड़ी नेताओं ने जनसंख्या के तर्क की उपेक्षा भी की थी, क्योंकि अपन सब जानते हैं ये मधेसी हैं, इनकी जो जनसंख्या की दृष्टि से अगर अनुपात देखा जाए तो नेपाल की कुल जनसंख्या है उसका 50% मधेसियों का है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं एक बहुत बड़ा भेदभाव किया था नेपाल के उस समय के जो पहाड़ी ब्राह्मण, क्षत्रिय और नेवाड़ी लोगों के हाथ में जो सत्ता थी, उन्होंने अपने हिसाब से संविधान का निर्माण किया था, मधेसियों को कोई भी स्थान नहीं दिया था। और अपन कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मूल अधिकार होते हैं या मानवाधिकार जिसे अपन बोलते हैं, उनको खुले तौर पे क्या किया था, हनन किया था। और इस पर मधेसियों ने अपना जो ब्रह्मास्त्र है उसका प्रयोग किया। और जिसमें ये अपन अच्छे से जानते हैं ये जो सीमा लगती है भारत के साथ नेपाल की, वहां पर अपन ने पहले पढ़ा था कि सीमा के संबंध में कि किसी भी प्रकार का कोई पता भी नहीं चलता है कि ये भारत दो देशों की सीमा है, बिल्कुल आपस में मिलता जुलता है, आबाद रूप से यहाँ से अपन कह सकते हैं आना जाना होता है, और भी बहुत सारे सामान की सप्लाई भी यहाँ से होती है नेपाल के लिए भारत से। तो इस सीमा को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, किसने, मधेसियों ने। इससे अपन अच्छे से जानते हैं नेपाल के अंदर एक बहुत बड़ा संकट छा गया, क्योंकि बाहर से जितनी भी सप्लाइयां थी ये पेट्रोल, गैस, दवाई आदि की, ये सब की सब क्या होगी, बंद होगी। इस दृष्टिकोण की वजह से भारत ने चाहे या अनचाहे में अपन जैसे भी कह सकते हैं भारत सरकार को मधेसियों का साथ देना पड़ा था। और एक प्रकार से जो सदियों से भारत नेपाल के मध्य में जो संबंध था वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं गरमा गया था या खतरे में आ गया था इस मधेसी आंदोलन की वजह से। और नेपाल सरकार ने अपने इस पेट्रोल, दवाई आदि के लिए किल्लत हो गई नेपाल के अंदर, तो उन्होंने ऊपर यहां पर चीन है तो चीन के साथ आनन फानन में क्या कर लिया, समझौता कर लिया। अब भारत के लिए और बड़ी समस्या बढ़ गई और इस वजह से मधेसियों को भारी विरोध, और भारत से मिलने वाली सप्लाई को रोकने के बाद जो माओवादी हैं और मधेसी उनके नए समझौते पर संसद और सरकार ने अन्य स्थानों पर आगे बढ़ने का जो रास्ता खोल दिया। और अब तो कि उनको बाद में भारत के अथक प्रयासों के बाद मधेसियों को भी उचित स्थान दिया गया था, साथ में इस जो मधेसी थे उनके आंदोलन का दबाव था। तो अब वर्तमान में कुछ स्थिति में क्या आया है, सुधार आया है। तो किस प्रकार से नेपाल और चीन के मध्य में जो पेट्रोलियम उत्पाद की समझौते होते हैं उसके बारे में मैं आपको और बता देता हूं। यानी कि जो एक प्रकार से जो सप्लाई हो रही थी वो मधेसी आंदोलन के दौरान बंद हो गई। बंद होने के बाद जो नेपाल का रुख है वो चीन की तरफ है बढ़ता चला गया। और इसी दृष्टिकोण को देखते हुए 28 अक्टूबर 2015 को पेट्रो चाइना के साथ 28 अक्टूबर 2015 को पेट्रो चाइना के साथ दो समझौते हुए थे, जिसमें नेपाल को चीन की ओर से लगभग 1000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पाद देने का करार हुआ।
और साथ में ही चीन हमारे सभी जो पड़ोसी देशों के साथ लगातार इस प्रकार से संबंध बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। और इसी के साथ जो इस पेट्रोलियम उत्पाद के साथ साथ 13 लाख लीटर जो गैसोलीन है, 13 लाख लीटर जो गैसोलीन है उसका भी ये दो समझौते हुए थे 28 अक्टूबर 2015 को। क्योंकि अपन सब जानते हैं चीन लगातार एक प्रकार से भारत को दबाने के लिए या भारत को पीछे धकेलने के लिए, क्योंकि भारत है वो लगातार अपनी अर्थव्यवस्था में अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो चीन को ये बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है। चीन ये चाहता है कि एशिया में अपने बराबर का या अपने से आगे बढ़कर कोई राष्ट्र ना जाए। इस दृष्टि से भारत के जितने भी पड़ोसी राष्ट्र हैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और वर्तमान की अगर अपन बात करते हैं तो चीन में तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है ही, और नेपाल के अंदर भी वर्तमान में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, तो उसका रुख ज्यादा चीन की तरफ है। तो भारत के लिए एक प्रकार से ये अपन कह सकते हैं कि खतरा उत्पन्न कर सकता है, या अपन कह सकते हैं ये खतरे का संकेत है। लेकिन जब सन 2014 में मोदी नेपाल की यात्रा पर गए थे तो अपन ने पढ़ा था कि अनेक जैसे पशुपतिनाथ एक्सप्रेस है जो भारत का उन्नत किस्म का हल्का जो हेलीकॉप्टर मारक था उसको भी सुपुर्द किया था, समझौता भी हुआ था, और उस समय के जो आसार थे वो अपन कह सकते हैं पॉजिटिव वे में थे। लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की स्थिति में सुधार संभव नहीं लग रहा है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जब मोदी यात्रा पर गए थे नेपाल के अंदर तो उन्होंने संबंधों को पटरी पर लौटाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। नेपाल की जनता ने भी उसका जोरदार स्वागत किया था, लेकिन उस समझौते ने यह साबित कर दिया था पेट्रो चाइना ने कि नेपाल की नीति अब भी अपने लिए विचारणीय है, क्योंकि ये इस प्रकार से उधर अपने पड़ोसी राष्ट्र जो अपना सबसे बड़ा दुश्मन है चीन, उसकी तरफ से इस प्रकार से समझौता करना भारत के लिए अपन कह सकते हैं घातक साबित हो सकता है। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं उसके बाद 2015 के बाद जब उस समय भी 2016 में जब प्रधानमंत्री मोदी के काल में ही नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आए थे, उसके साथ भी दो संबंधों के बीच में अपन कह सकते हैं दोनों देशों के बीच में जो संबंध चल रहे थे एक प्रकार से विद्वेषाभास की स्थिति के दौरान खटास को दूर किया गया था, और उस पर लगभग 8-9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अंतर्गत भारत नेपाल की जो तराई प्रदेश है लगभग जो ये इधर बताया था उसमें 518 किलोमीटर लंबे स्तर पर जो 17 सड़कों के निर्माण का जो प्रस्ताव शामिल था उस पर मोहर लगी। ओली के त्यागपत्र के बाद पुनः वो प्रधानमंत्री वो प्रचंड बहुमत से बने थे, तो उसको भी बाद में भी दोहराया गया था। तो ये तो हो गए 2014, 15, 16 के जो भारत नेपाल के बीच में जो संबंध है उनके बारे में। अब देखते हैं इन सभी स्थितियों के साथ नेपाल का कुछ जो साइकोलॉजिक पार्ट है या अपन कह सकते हैं जो मनोविज्ञान है नेपाल का वो किस प्रकार से है, क्योंकि अपन सब जानते हैं नेपाल है वो बिल्कुल छोटा सा राष्ट्र है, इधर बड़ा राष्ट्र चीन है, इधर भारत है। तो नेपाल भारत के संदर्भ में अपने आप को एक प्रकार से जूनियर भागीदार के मनोविज्ञान से क्या है ग्रसित है। अर्थात कहने का भावार्थ यह है कि नेपाल अपने आप को क्या मानता है, कमजोर मानता है, छोटा मानता है। इस प्रकार का जो विचार है उस विचार से क्या है ग्रसित है, और दक्षिण के पड़ोसी के आधिपत्य की आशंका को उसका भूत सता रहा है। कहने का भावार्थ हुआ कि उनको ये डर सता रहा है कि भारत उस पर कभी क्या नहीं कर ले, कब्जा ना कर ले या अपने अधीन ना कर ले। तो नेपाल है वो भारत और चीन के साथ अपन कह सकते हैं समदूरी सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रहा है। समदूरी का अर्थ हुआ कि उतना ही भारत के साथ और उतना ही चीन के साथ संबंध स्थापित करना चाह रहा है, क्योंकि उनको एक भूत सता रहा है कि कहीं ना कहीं ये दक्षिण का जो बड़ा राष्ट्र है ये अपने ऊपर आधिपत्य ना कर ले। लेकिन चीन को भी ये संतुष्ट नहीं कर सके। कहने का भावार्थ है कि ये ना तो चीन को संतुष्ट कर पा रहा है और ना ही भारत को। ये इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है नेपाल की, और नेपाल एक प्रकार से अपन कह सकते हैं एक साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसमें ये नेपाल के साथ विशेष संबंध चाहता है, चीन भी और भारत भी चाहता है। और नेपाल का
कहना है कि ये एक आंतरिक देश है, वह उनके साथ भारत के विशिष्ट संबंध रहना क्या है, एक स्वाभाविक, क्योंकि अपन इस प्रकार से देखते हैं तो बिल्कुल भारत के अंदर घुसा हुआ ही है नेपाल। इधर से सीमा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भारत का एक आंतरिक देश के रूप में है, तो उसको ज्यादा मजबूत पक्ष है वो भारत के पास में या भारत के समक्ष रखने चाहिए। ये तो हो गया भारत और नेपाल के संबंध और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है उसके बारे में। अब देखते हैं नेपाल की जो भावी रणनीति है वो क्या है। जैसा कि अपन ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था, 1950 में एक संधि हुई थी, ऐतिहासिक संधि हुई थी भारत और नेपाल के मध्य में, और इस 1950 की संधि के अंदर यह स्पष्ट किया गया था कि नेपाल है वो किसी भी प्रकार का कोई हथियार है और उनका आयात करेगा तो भारत को पहले क्या करेगा, सूचित करेगा। और मूलतः यह प्रावधान इसलिए है कि नेपाल को हथियारों की जो आयात की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति भारत से ही हो, ताकि उसकी मुद्रा कहीं विदेशों में ना जाए, या अपन कह सकते हैं उनको कोई एक्स्ट्रा भार ना उठाना पड़े। लेकिन नेपाल की वही बात जो अपन ने अभी बात की है, उसकी जो मनो स्थिति है वो क्या है, एक प्रकार से दयनीय है। यानी कि उनका जो स्ट्रक्चर है एक प्रकार से माइंड का सोचने का, वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं नेगेटिव विचार के साथ सोचता है। और अब लेकिन इस प्रकार की जो आयात निर्यात के संबंध में जो ये समझौता हुआ था, इसमें भारत का कोई उद्देश्य ये नहीं था कि इसके अंदर एक प्रकार से कि भारत को ज्यादा फायदा हो, और भारत का ये मानना है कि जो नेपाल की मुद्रा है वो विदेशों में खर्च ना करनी पड़े। लेकिन नेपाल को लगता है वही बात उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति के कारण कि हथियार का आयात करने से उसकी संप्रभुता का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। और इस साथ में यह भी कहा जा रहा है कि 1950 की संधि के तत्काल परिस्थितियों के संदर्भ में की थी, आज बहुत कुछ बदल चुका है। हाल ही में नेपाल में भारतीय सीमा पर हुई जो आर्थिक नाकेबंदी सबक लेकर चीन से निकटता भी बढ़ानी शुरू कर दी है नेपाल ने। और नेपाल के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली ने चीन के आग्रह पर नेपाल से तिब्बत होते हुए चीन में रेल लाइन आदि के बारे में अपन कह सकते हैं कि समझौता भी किया था, और ताकि वो क्या हो सके, आत्मनिर्भर हो सके, या उसकी निर्भरता भारत के प्रति क्या हो सके, कम हो सके। और इस संबंध में 20 मार्च 2016 में चीन सहमत भी हो गया था, क्योंकि चीन तो यही चाह रहा था। और ओली के इस चीन दौरे के समय नेपाल और चीन के रिश्ते में मजबूत करने के लिए लगभग 10 समझौते भी हुए थे। और इस प्रकार है कि भारत नेपाल संबंध की जो भविष्य है उसकी इबारतें रच रहे हैं। तो इस समय जो दूरगामी परिणाम हैं वो कुछ अलग हो सकते हैं। इसलिए भावी रणनीति के तहत वर्तमान में भारत सरकार को बहुत ही फूक फूक कर कदम रखने की आवश्यकता है। भारत नेपाल के संबंधों में या उनके संबंधों में जो बढ़ाई जा रहे हैं, जो आगामी जो रणनीतियां हैं दोनों देशों के संबंध सुधारने के लिए, उनके बारे में काफी सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। तो ये कुछ बातें हैं जो कल के कक्षा में बची हुई थी भारत नेपाल के संबंधों में। तो ये आपको मैंने बता दिया है। मैं समझता हूं कि आपको ये सब समझ में आया होगा अच्छे से। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, और पीडीएफ फाइल के माध्यम से जो आपको ग्रुप में पहुंचाया जा रहा है उसको देखकर अच्छे से नोट्स बनाने हैं। साथ में ये वीडियो देखकर इस लेसन को समझना है अच्छे से और याद भी करना है। तो इसके बारे में आज के लिए ये लेसन अपना 4th यूनिट का जो थर्ड लेसन था वो आज कंप्लीट होता है। अब जो लेसन बचा है अपना जो क्षेत्रीय संगठन है आसियान और सार्क है, उसके संबंध में पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षाओं में। तो इस प्रकार से ये लेसन आज समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।